Hello, you're watching ET Now. I'm Ritu Sharma and welcome to this week's Brokerage Reports. आप सभी ने हमारे लास्ट एपिसोड को भी काफी सराहा, काफी प्यार दिया। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने फेवरेट स्टॉक्स भी हमारे साथ शेयर किए, अपनी ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करी। तो इन सभी से हमें काफी मोटिवेशन भी मिलता है शो को आगे बढ़ाने का। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं पर्सनली सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ, सारे सजेशंस को लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शो में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ सभी सजेशंस को। तो आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं या आपकी जो भी ओपिनियन है या थॉट्स हैं वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का हमारा सबसे पहला शेयर है बंधन बैंक। सबसे पहले इसकी नेट इनकम की बात करें तो FY24 तक ये 2,20,000 करोड़ रुपए के ऊपर रिपोर्ट हुई है और FY24 तक रिपोर्ट हुई है 21,000 करोड़ रुपए के ऊपर, जो कि पिछले सालों की तुलना में बेहतर है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट पर आए तो टोटल एसेट्स रिपोर्ट हुए हैं साल 2023 तक 1,56,000 करोड़ रुपए के करीब और लायबिलिटीज जो है वो 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी के पास FY23 तक जो कैश रिपोर्ट हुआ है वो फिलहाल माइनस में है, यानी कि 4,656 करोड़ रुपीस के ऊपर जो है बैंक की फिलहाल स्पेंडिंग मान करके चले। अब बैंक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बैंक की स्मूथ वर्किंग प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर 1 साल के लिए रिटायर्ड चीफ जनरल मिस्टर अरुण कुमार को अपॉइंट किया है, क्योंकि करंट MD एंड CEO जो है वो 9 जुलाई 2024 के दिन रिटायर हो जाएंगे। तो एक स्मूथ लीडरशिप ट्रांजिशन जो है वो हो सके, इसलिए ऐसा इंश्योर किया जा रहा है। बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक की एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल है विद अ नेट नॉन परफॉर्मिंग लोन NPL रेशियो एट 1.1% एंड डिक्रीजिंग स्लिपेजेस। इसके अलावा बैंक ने अपने फंडिंग सोर्सेज जैसे कि कस्टमर से मिलने वाला डिपॉजिट जो है वो ठीक तरह से मैनेज करके रखा हुआ है। तो आने वाले समय में फाइनेंशियल इम्पैक्ट से जुड़ी चिंता फिलहाल नहीं। अब इस तरह का RBI का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहले भी कुछ बैंक्स में देखा गया है, जैसे कि CSB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और यस बैंक। तो यूजुअली इस तरह के इन्वॉल्वमेंट से क्रेडिट कॉस्ट में चेंजेस नहीं देखे गए हैं। जैसे यस बैंक जैसे अगर हम ऑप्शंस को छोड़ दें तो बाकी ऑप्शंस में हमें ऐसे क्रेडिट कॉस्ट में कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन से जो ब्रोकरेज का स्टॉक पर आउटलुक है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि शेयर पर फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। देयर इज नो इमीडिएट कंसर्न अबाउट एसेट क्वालिटी और मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। So brokerage has given a buy rating with a target price of ₹250 and the current price of the share is 203 rupees. अब इसके बाद हमारा अगला शेयर है टाटा कम्युनिकेशंस। तो सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। इसकी जो नेट इनकम है वो FY24 तक 900 करोड़ रुपीस के ऊपर है और टोटल रेवेन्यू जो FY24 तक है वो है 21,000 करोड़ रुपीस के ऊपर। रेवेन्यू में इनके साल दर साल ग्रोथ है, लेकिन इनकी जो इनकम है वो FY23 की कंपैरिजन में आपको थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। टोटल एसेट्स की बात करें तो FY24 तक 24,300 करोड़ रुपीस के ऊपर है और टोटल लायबिलिटीज जो है वो 22,500 करोड़ रुपीस के ऊपर है। एसेट्स में ग्रोथ है, लेकिन लायबिलिटी भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है और कंपनी के पास FY24 तक 1,000 करोड़ रुपीस के करीब कैश रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल से कम है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जानते हैं। देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में अपने होस्ट किए गए इन्वेस्टर डे के दौरान FY27 को लेकर के अपने जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं उन पर डिस्कशन किया था, जहां कंपनी ने क्लाउड मीडिया, नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि CPaaS जैसे एरियाज में कई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेकर के चर्चा की। इस चर्चा से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने अपने FY27 को लेकर टारगेट्स जो हैं उनकी दोबारा से पुष्टि की है। आइए जानते हैं इनके टारगेट्स क्या है। T-Com aims to reach INR 280 billion in data revenue. They plan to keep net debt to EBITDA below 2x. They aim for a ROCE of over 25%. EBITDA margins expected to be 23 to 25%, excluding the impact of acquisition and growth investments. T-Com नए पार्टिसिपेशन एरियाज, नए बाइंग सेंटर्स और नए कस्टमर सेगमेंट पर फोकस करके अपना मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। मैनेजमेंट पाइपलाइन में 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी गई है, लेकिन ऑर्डर बुक में सिर्फ 3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। इन FY24 कंपनी के डिजिटल पोर्टफोलियो में FY23 की तुलना में अच्छी ग्रोथ दिखी गई है, जहां FY23 में ये 32% रिपोर्ट हुआ है, वहीं FY24 में ये 41% के अराउंड रिपोर्ट हुआ है और FY27 तक इसे 60% के अराउंड ले जाने की उम्मीदें मैनेजमेंट कर रहा है। देखिए, CPaaS इंडस्ट्री जो है वो करंटली अपने SMS से बाकी एप्लीकेशन पर ट्रांजिशन होने में एक चैलेंज फेस करती हुई नजर आ रही है और इनका ध्यान अब ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर है।
सीपास क्या होता है? एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिससे डेवलपर्स एक रियल टाइम कम्युनिकेशन फीचर ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो ऐसे में अब क्या है, टीकॉम अपनी इन हाउस कैपेबिलिटी और कलेरा एक्विजिशन का फायदा उठा सकता है, क्योंकि जो सीपास इंडस्ट्री है उसको ट्रांजिशन में थोड़ा सा चैलेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका ग्रोथ सेगमेंट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो टीकॉम पर फ्यूचर आउटलुक है वो ब्रोकरेज का यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसलिए ब्रोकरेज यहाँ पर बाय की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल टीकॉम इज सीन एज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी इन द टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर्स, ऑफरिंग बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल। सो यहाँ पर जो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस है वो अपकमिंग 12 मंथ्स के लिए है 2200 रुपीज, और जो शेयर का करंट प्राइस है वो 1841 रुपीज के आसपास है। अब जो हमारा अगला शेयर है वो है डीसीबी बैंक। शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में 17% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं और 189% के अराउंड इनके लाइफ टाइम रिटर्न्स हैं। शेयर की नेट इनकम 500 करोड़ रुपए के ऊपर है और टोटल रेवेन्यू 5500 करोड़ रुपए के ऊपर है। दोनों में ही आखिरी फाइनेंशियल के मुकाबले आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का कैश फ्लो फिलहाल आपको माइनस में देखने के लिए मिलेगा। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर फिलहाल अंडर प्राइस्ड ही है। बहुत खासा परफॉर्म करता हुआ तो ओवरऑल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ग्रोथ में भी आपको फिलहाल थोड़ा लैग करता हुआ ही नजर आएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ में भी लैग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले समय में शेयर में क्या कुछ खास रह सकता है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बैंक अपने लोन ग्रोथ रिकवरी गेम पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर 2 सालों में बैंक ने लोन ग्रोथ में बढ़िया इंप्रूवमेंट देखा है। बैंक अब रिटेल लोन्स, खास तौर पर मॉर्गेजेस पर ध्यान दे रहा है, जो कि लोन बुक का 45% हिस्सा है। मार्च 2022 में ये 41%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बैंक ने हेल्दी एनआईएम मेंटेन किए हैं 3.4 से 4% तक, जिससे कि ग्रेन्युलर लायबिलिटी प्रोफाइल, लार्ज डिपॉजिट्स पर लिमिटेड डिपेंडेंसी जैसे फैक्टर से एक सपोर्ट भी मिला है। साथ ही लो मार्जिन कॉर्पोरेट लोन जैसे हायर मार्जिन सेगमेंट की तरफ हुए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ने भी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लिवरेज पर आते हैं तो बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा रहे हैं, क्योंकि अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशियो की भी FY26 तक कम होने की उम्मीदें हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। फिलहाल FY24 तक ये 64% के अराउंड है, जिसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल बैंक की इनकम का 64% हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करने में जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि FY26 तक ये कम होकर के 60% के अराउंड आ जाएगा। कॉस्ट टू अर्निंग रेशियो कम होने से बैंक की एफिशिएंसी बढ़ेगी और बैंक का ROA भी 1% तक इम्प्रूव होने की उम्मीद रहेगी। The bank is projected to achieve a 19% compound annual growth rate (CAGR) in revenue from FY24 to FY26, driven by a stable margins and consistent loan growth. तो इन जनरल डीसीबी बैंक अब लोन ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन दिखा रहा है। बैंक की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो होने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए फ्यूचर आउटलुक शेयर के लिए पॉजिटिव है। इसलिए शेयर पर बाय की रेटिंग के साथ यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 175 रुपीज का, और शेयर का करंट प्राइस 137 यानी कि 137 रुपीज के आसपास। अब हमारा अगला शेयर है स्टार हेल्थ। तो सबसे पहले तो स्टार हेल्थ की अगर हम नेट इनकम की बात करें तो FY24 तक ये 845 करोड़ रुपीस के करीब रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल से बेहतर है। इसके अलावा 2021-22 तक कंपनी की नेट इनकम आपको माइनस में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये बेहतर है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो साल 2024 में ये 14,000 करोड़ रुपीस के ऊपर रिपोर्ट हुआ है, और साल दर साल इसमें भी बढ़िया ग्रोथ है। टोटल एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज से बेहतर हैं, और कंपनी ने कैश भी 2023 तक 1200 करोड़ रुपए के ऊपर रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले सभी सालों से बेहतर है। अब कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, स्टार हेल्थ का शेयर जो है वो पिछले कुछ समय से स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े से वरीड हैं ऐसी कंपनी की फ्यूचर को लेकर के, जो कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है, यानी कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स हैं, जिन्हें हम SAHIs भी कहते हैं। ये कंसर्न क्यों रेज हुआ है? क्योंकि सरकार जल्दी कंपोजिट लाइसेंस अलाउ कर सकती है। अब इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज मल्टीपल टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगी, तो इससे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स जो हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, जैसे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो इसके बाद भी लेकिन कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो कि इतनी जल्दी आप देखें तो रेप्लिकेट कर पाना या फिर जो है उनको कॉम्पीट कर पाना बाकी कंपनियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। कौन कौन सी वो स्ट्रेंथ्स हैं, पहले उन पे नजर डालते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, strong relationships with hospitals, effective claims processing, and good underwriting capabilities.
सभी चिंताओं के बाद भी स्टार हेल्थ हाल ही में बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। अप्रैल और मई 2024 में कंपनी ने कस्टमर से कलेक्टेड प्रीमियम में 18 to 20% की ग्रोथ देखी है, जैसा कि कंपनी ने प्रेडिक्ट भी किया था। और आगे भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर होने के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सेल्स जो है वो बैंक्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए बढ़ा रहे हैं। हाउ? बाय सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू क्रेडिट प्रोडक्ट्स लाइक लोन्स. Also, they recently increased the price of a major insurance product, which will bring in more revenue. Additionally, they are selling more long-term insurance products, which also help improve profitability. तो इन सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए 1 साल तक का जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 730 रुपीज और शेयर का करंट प्राइस है 573 यानी कि 573 रुपए। अब आज का हमारा अगला शेयर है अंबुजा सीमेंट्स। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट 5 सालों में 200% से ऊपर के रिटर्न्स दे रही है। साल भर में 50% के ऊपर रिटर्न्स दी हुई और लाइफ टाइम रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 3000% से भी ज्यादा के मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। कंपनी की नेट इनकम साल 2024 तक रिपोर्ट हुई है 3500 करोड़ रुपए के ऊपर और साल दर साल इसमें अच्छी ग्रोथ है। कंपनी की टोटल जो एसेट्स है वो लायबिलिटी से काफी बेहतर है। कंपनी के पास साल 2024 तक 1160 करोड़ रुपए के करीब कैश रिपोर्ट हुआ है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट इनसाइट्स पर नजर डालते हैं। अब देखिए, अंबुजा सीमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पेना सीमेंट यानी पीसीआईएल को 100% एक्वायर करने जा रहे हैं, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू होगी 104.2 बिलियन के अराउंड। अब क्या होगा कि इस एक्विजिशन के बाद अंबुजा सीमेंट्स की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 89 मिलियन टन पर एनम तक इंक्रीज हो जाएगी। ये जो डील परचेसिंग है ये अंबुजा सीमेंट के खुद के प्रॉफिट और सेविंग से ही फंडेड रहेगी और ये प्रोसेस को पूरा होने में 3 से 4 महीनों का समय लग सकता है। अब पीसीआईएल जिसे अंबुजा सीमेंट एक्वायर कर रही है, इसके एसेट्स और कैपेसिटी की बात करें तो पीसीआईएल के पास 4 इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट हैं और 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 7.3 मिलियन टन क्लिंकर और 10 मिलियन टन सीमेंट है। इसके अलावा भी एडिशनली 3 MTPA क्लिंकर और 4 MTPA सीमेंट करंटली जो है वो बिल्ड की जा रही है और 9 से 12 महीनों में इसका कंप्लीशन होने की भी उम्मीद है। Also, PCIL has about 638 million tons of limestone reserves. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो about 90% of PCIL's capacity has railway connections and some plants have captive power plants (CPP) and waste heat recovery systems (WHRS). इस एक्विजिशन से अंबुजा सीमेंट की प्रेजेंस साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग होगी ही, साथ ही ओवरऑल इंडिया में भी इनकी प्रेजेंस को काफी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इस डील से अंबुजा के मार्केट शेयर को साउथ में 8% पॉइंट से 15% पॉइंट्स का बूस्ट मिलेगा और नेशनल मार्केट शेयर भी 2% पॉइंट से राइज होंगे। तो ब्रोकरेज जो है वो फिलहाल इस शेयर पर बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं, तो ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। साथ ही जो टारगेट प्राइस है उसको भी कम करके 640 रुपीज कर दिया है, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो ऑलरेडी 691 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है उसे अब कम किया गया है और रेटिंग भी यहाँ पर न्यूट्रल की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ET Now. This is Ritu Sharma signing off. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.